हेलो दोस्तों, फोर्थ पेपर भाषा संज्ञान और समाज पाठ्यचर्या के संदर्भ में इसके मॉडल पेपर के वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम देखने वाले हैं परीक्षा पैटर्न को। परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका कठिनाई लेवल कितना रहेगा, किस तरह का पेपर आपको देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर, एक्सरसाइज के तौर पर आपको इस वीडियो को लेना है। महत्वपूर्ण टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। पर जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, इसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। सबसे पहले आपको अपनी मैराथन क्लास देखना है। मैराथन क्लास से आपका ओवरऑल जो सिलेबस है वो कवर होएगा, ओवरऑल पूरा यूनिट कवर होएगा, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। अगर मैराथन क्लास आपने अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उधर से देख लेना, या फिर अपने मेन चैनल पर जाकर के आप वीडियो देख लीजिएगा। मैराथन क्लास फोर्थ पेपर की आ चुकी है, जिसमें आप 1 घंटे में कंप्लीट जो पेपर है इसको रिवाइज कर पाएंगे, कंप्लीट सिलेबस को, और हर एक यूनिट के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को डिटेल में मैंने वहाँ पर समझाने की कोशिश भी करी है, तो आपको समझ में आ जाएगा एक बार में ही। 1 घंटे का लगभग वो वीडियो है, पर आप कोशिश करेंगे 1.5x पे या फिर 2x स्पीड पे देखेंगे तो 30 मिनट में लगभग आपका पूरा पेपर, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होने वाली है, तो इतना भरोसा आपको रखना है। और बाकी अपन यहाँ पर इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि फोर्थ पेपर का जो कठिनाई लेवल है, किस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में, तो वो यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपका जो पूर्णांक है 35 नंबर का छोटा पेपर है, ये क्लियर कर लेना है। और 14 नंबर आपको पास होने के लिए मिनिमम यहाँ पर पासिंग मार्क्स चाहिए होंगे, जो कि आप इन दोनों क्लासेस से इजीली ले पाएंगे। सबसे पहले तो आपको मैराथन क्लास देखनी है, फिर दूसरी बार में ये वीडियो आपके काम आने वाला है कि प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, वो चीज़ें आपके लिए यहाँ पर काम आएगी। 2 घंटे का पेपर होने वाला है और प्रश्न आपको 14 प्रश्न पूछे जाएंगे इस पेपर में, तो ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं कि ऑप्शनल प्रश्न कितने आएंगे सबसे पहले। और यहाँ पर देखिए ऑप्शनल प्रश्न, पहला प्रश्न आता है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो नोबेल पुरस्कार विजेता है अमर्त्य सेन। दूसरा प्रश्न है, व्यवधान के कारण 1981 की जनगणना किस राज्य में नहीं करवाई गई? तो इसका आंसर क्या है? असम में नहीं करवाई गई किसी कारण, व्यवधान के कारण। यहाँ पर आता है तीसरा प्रश्न। 2 प्रश्न आपके ऑप्शनल प्रश्न हो गए हैं, और अब यहाँ पर छोटे प्रश्न 1-1, 2-2 नंबर वाले वो आ जाते हैं, अधिक उत्तरात्मक लघु उत्तरात्मक। तो उनमें देखिए, पहला जहाँ पर तीसरा प्रश्न, भारत में भाषा को कितने भाषा परिवारों में बांटा गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है ये कि कितने भाषा परिवारों में भारत में भाषा को बांटा गया है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार आपको आंकड़े ध्यान में रखने हैं कि भारत के 28 राज्यों में और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में 5 भाषा परिवारों, भारोपीय, पहला भारोपीय, दूसरा द्रविड़, तीसरा मुंडा या ऑस्ट्रिक, चौथा अंडमानी और तिब्बती चीनी परिवार। तो इस तरह से 5 भाषा परिवारों में इसमें 234 मातृभाषाएं, 100 वर्गीकृत भाषाएं और 10 लिपियां हैं। तो ये फैक्ट आपको याद कर लेना है जरूर से। इसके बाद में चौथा प्रश्न आता है, भाषा के संबंध में कौन सी कहावत प्रसिद्ध है? तो भाषा के संबंध में कहावत प्रसिद्ध है, 4 कोस पर पानी बदले और 8 कोस पर वाणी। तो ये कहावत आप नॉर्मली जानते हैं, कुछ याद करने वाला जैसा है नहीं इसमें कुछ। 5वां प्रश्न देखिए, मूल रूप से भाषा क्या है? भाषा की परिभाषा हम पहले भी पेपर में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं। नॉर्मल सी बात है कि भाषा जो है मूल रूप से अपने जो प्रतीक हैं इनको याचित करने की व्यवस्था है, अपने जो विचार हैं, अपने हाव भाव हैं, उनको किसी दूसरे को व्यक्त करने का माध्यम है, सांकेतिक माध्यम आप इसे कहेंगे। हम किसी चीज़ के बारे में, किसी बात को बताना चाहते हैं, तब हम भाषा का प्रयोग या उपयोग उस चीज़ को बताने के बारे में करेंगे। भाषा के औपचारिक और अनौपचारिक तथा लिखित मौखिक रूप हमें मिलते हैं, सांकेतिक रूप से व्यक्त करते हैं, तो वो भाषा हो गया। ये कुछ बात यहाँ पर हो गई है। इसके बाद में छठा प्रश्न देखिए, शब्द व पद में मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर के बारे में देखिए, शब्द केवल सार्थक वर्ग समूह है जो कि शब्दकोशीय अर्थ को प्रकट करता है। शब्द का क्या अर्थ लेंगे आप कि ये सिर्फ शब्दकोशीय अर्थ को प्रकट करता है, जबकि पद है वाक्य प्रयुक्त शब्द जो कि लिंग, वचन, कारक आदि में बंधा रहता है। तो इस तरह से आपको शब्द और पद के अंतर्गत बातें ध्यान में रखनी है। अगला 7वां प्रश्न आता है, भाषा की उत्पादकता किसे कहते हैं? भाषा की उत्पादकता में देखिए, प्रत्येक भाषा में कुछ सीमित ध्वनियाँ, उनसे विविध शब्द तथा उनसे असीमित वाक्य बनाए जाते हैं, इसे ही भाषा की उत्पादकता कहते हैं। उत्पादक का मतलब है कि उत्पादित कर सकते हैं भाषा से अनेक शब्द, अनेक वाक्य, अनेक सारी चीज़ें। तो ये सारा काम हो गया है। इसके बाद में 8वां प्रश्न देखिए, वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर किसे कहते हैं? वर्ण या अक्षर के बारे में देखिए, अ, आ आदि जब वागेंद्रिय द्वारा व्यक्त होते हैं, हमारे कंठ द्वारा व्यक्त होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? ध्वनियाँ कहलाती हैं। इनके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। इन्हें हम निम्नानुसार भी परिभाषित कर सकते हैं कि वर्ण या अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जो कान का विषय है और जिसका खंड न हो सके, इसके बाद में और इसके टुकड़े ना हो सके। तो यह क्या हो गया? वर्ण या अक्षरों की बात हो गई है। तो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद में 9वां प्रश्न आता है। अगला 9वां प्रश्न है, बहुभाषिकता पद से आप क्या समझते हैं? बहुभाषिकता पद से
बहुभाषिकता से हमारा तात्पर्य है कोई व्यक्ति जब व्यवहार में एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है और यह स्थिति बहुभाषिकता कहलाती है। बहुभाषिक का मतलब है कि एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाला बहुभाषिक कहलाएगा। 10वां प्रश्न देखिए आप, तो भाषा और अस्मिता में अटूट संबंध है, ये प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है भाषा और अस्मिता के बारे में। भाषा को लेकर के 2-3 टॉपिक्स और हैं ऐसे ही, तो वो मैंने नोट्स वीडियोज़ में क्लियर कर रखा है, तो आप मैराथन वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर इजीली समझ में आएगी सारी बातें। और यहाँ पर देखिए भाषा और अस्मिता की बात करते हैं, तो भाषा और अस्मिता में अटूट संबंध है। भाषा हमारी अस्मिता को प्रकट करने का काम करती है। हमारी जो भाषा है वो सामाजिक ढांचे की समझ को सचेत रूप से वहन करती है। भाषा के उपयोग के आधार पर यह तय होता है कि जातिवाद, नस्लवाद, लैंगिक पूर्वाग्रहों या धार्मिक अवधारणाओं के प्रति हमारी क्या राय है। यानी हमारी भाषा यह अच्छी तरह से प्रकट कर देती है कि हम निरंकुश हैं या लोकतांत्रिक नस्लवादी हैं, या इस विचार को असहमत पितृसत्ता के समर्थक हैं या धर्मांध रूप के शिकार हैं आदि बातें यहाँ पर आती हैं। हम भाषा के आधार पर सामाजिक ढांचे को रचते हैं और समझते हैं, अर्थात सरोकारों, संघर्षों और व्यवस्थाओं की रचना पुनर्रचना भाषा के माध्यम से साकार हो पाई है। भाषा हमारे जीवन या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व्यवस्थाओं के प्रस्थान बिंदुओं को बखूबी प्रकट कर देती है। उदाहरण के लिए यदि हम कहते हैं कि राज्य कल्याणकारी है तो इससे राज्य की उन आर्थिक नीतियों का पता चलता है जिससे राज्य प्रतिस्पर्धात्मक है। तब राज्य की उद्योगों के प्रति रचि जो प्रति है वो जाती है, रति बढ़ती जाती है और आर्थिक सहूलियतों का पता चलता है। हम भाषा के आधार पर सामाजिक ढांचे को रचते हैं और समझते हैं, अर्थात भाषाएं हमारी समझ का विस्तार कहाँ तक करती है, वहाँ तक करती है जहाँ तक हम उनका इस्तेमाल विभिन्न विचारों, सांस्कृतिक विरासतों व ज्ञान की परंपराओं को समझने के लिए करते हैं। तब हम कह सकते हैं कि भाषा और अस्मिता में अटूट संबंध है। हमारी भावनाओं में, हमारा जो रीति रिवाज है उन सब में भाषा काफ़ी काम आती है। तो इस तरह से भी आप कुछ लाइनें और जोड़ सकते हैं। तो ये अपना प्रश्न यहाँ पर हो गया है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है लिखित और मौखिक भाषा में क्या अंतर है। तो भाषा को लेकर के ही आपको सारी बातें इस पेपर में देखने को मिलेगी, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की कोशिश करनी है। लिखित और मौखिक भाषा के बारे में बेसिक चीज़ें आप जानते हैं कि लिख करके अपने शब्द, अपने विचार, अपने भाव उनको व्यक्त करना, वो क्या हो गया, लिखित भाषा हो गई है। और मौखिक मतलब बोल करके व्यक्त करना। मौखिक भाषा एक तो ये हो गया, और यहाँ पर कुछ और यहाँ पर अंतर जान लेते हैं। पहला देखिए, मौखिक भाषा विचारों के आदान प्रदान, वाद विवाद, संवाद, भाषण की भाषा है, जबकि लिखित भाषा में हम कानों से सुने गए विचारों को लिपिबद्ध कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरी बात, दूसरा अंतर देखिए, मौखिक भाषा अस्थायी होती है। किसने क्या कहा और क्या इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। किसने क्या कहा, कब कहा, कोई ठोस प्रमाण नहीं है। परंतु अगर कोई लिखित में भाषा, कोई विचार, कोई भाव लिखा हुआ है तो वो लिखित में रहेगा, तो कानून के द्वारा लिखित लेख को मान्यता प्राप्त होती है, तो लिखित का महत्व रहता है। ये दूसरा अंतर हो गया है। तीसरा अंतर देखिए, लिखित भाषा के माध्यम से एक युग की साहित्य, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक आदि परंपराओं को भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है, जबकि मौखिक भाषा में ऐसा नहीं होता है। मौखिक भाषा का मतलब क्या है कि मौखिक में आपने बोली तो वो वर्तमान तक ही सीमित रहती है, भविष्य के लिए कुछ भी वहां पर सुरक्षित नहीं रहता है। एक बात यहाँ पर और मेंशन कर सकते हैं कि मौखिक बात में श्रोता जो है वो मुकर सकता है कि मुझे ऐसा नहीं कहा गया। आपको मैंने कोई बात कही मौखिक रूप पर, तब आप उससे मना कर पाएंगे, पर अगर आपके सामने लिखित मटेरियल में ला रहा हूँ तो फिर आप मुकर नहीं सकते हैं कि ये चीज़ आपने बताई या नहीं बताई है। तो लिखित का महत्व ज़्यादा रहता है। तो ये अंतर भी आप मेंशन कर सकते हैं और भी अपने विचार लिख सकते हैं। इसके बाद में चौथा बिंदु देखिए, लिखित साहित्य व वैज्ञानिक उपलब्धियों को एक दूसरे देश वाले भी पढ़ करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लो भारत के जो वेद वगैरह थे, वेद ग्रंथ वगैरह थे, तो उनको अभी आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग देशों में ट्रांसलेट करके उधर वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो वो लिखित मटेरियल था, तभी वो ऐसे ट्रांसलेट करने की कोशिश कर पाए। अगर सिर्फ मौखिक बातें सब होती तो कैसे ट्रांसलेट कर पाते, कैसे क्या सीख पाते। तो वो सारा चीज़ें हैं। किसी भी विषय में किए गए नवीन शोध को भी वो लिखित रूप में अगर रहेगा तो एक दूसरे के पास में भेजने में सहूलियत रहेगी, आसानी रहेगी। और मौखिक भाषा में वक्ता या श्रोता का आमने सामने होना आवश्यक होता है। मौखिक भाषा में तो लिखित भाषा में लेखक अपने ज्ञान को लिख करके प्रकाशित करता है, जैसे दूर दराज में व्यक्ति लाभान्वित होते रहते हैं। मौखिक भाषा और यहाँ पर लिखित भाषा में आप ये अंतर समझ पा रहे हैं। सातवां अंतर देखिए, लिखित लेख जो अभिलेख हैं, इन पुस्तकों का एक भाषा से विश्व की दूसरी भाषा में अनुवाद किया जा सकता है, ट्रांसलेट करना आसान रहेगा, अन्य भाषाभाषी भी लाभान्वित इससे हो पाएंगे। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हो गई है। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना आता है, एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक
से क्या अपेक्षा की जाती है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इजी प्रश्न है। बहुभाषी कक्षा का मतलब है कि एक से ज़्यादा भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं, एक से ज़्यादा भाषाएं समझने वाले बच्चे हैं। और शिक्षक से क्या अपेक्षा करी जाएगी ऐसी कक्षा में कि आपके मान लो क्लास में तमिल बोलने वाले कुछ बच्चे हों, कुछ बच्चे पंजाबी बोलने वाले हों, कुछ बच्चे राजस्थानी बोलने वाले हों, और कुछ बच्चे आप और कोई ले सकते हैं, कश्मीरी भाषा या फिर उधर और कोई भाषा आप ले लीजिएगा। तो इस तरह से 4-5 भाषाएं बोलने वाले अगर बच्चे हैं तो आप उनको कैसे पढ़ाएंगे, क्या क्या बातें ध्यान में रखेंगे, तो उन सबको लेकर के ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण आपके रहता है। तो इसमें देखिए, कक्षा में शिक्षक की भूमिका और बहुभाषिकता। शिक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि इनमें अपनी बहुभाषी कक्षा के बच्चों को द्वारा बोली जाने वाली मातृभाषा के बारे में समझ और सम्मान की भावना का विकास हो। वे बच्चों द्वारा बोली जाने वाली उनकी अपनी भाषा को कक्षा में समानुभूति के साथ में सीखने सिखाने के लिए स्थान देवें और अपनी कक्षा की विविधता को समझते हुए बच्चों के ज्ञान के विकास के लिए सहज और रचनात्मक वातावरण प्रदान करने का प्रयास करें और उनको उन्हीं की मातृभाषा में समझाने की कोशिश करें। उसके लिए खुद भी वो भाषा पहले सीखें फिर उनको सिखाएं। तो ऐसा कुछ काम आपको पॉजिटिव वे में लेते हुए करना है। अक्सर हम यह पाते हैं कि शिक्षक साथियों में स्वयं की भाषा को लेकर के ही कितनी हीन भावना रहती है। वे खुद विभिन्न भाषाओं को किस दृष्टि से देखते हैं। तो नॉर्मली राजस्थान में अपने यहाँ पर बोली जाती है कि काई हाल चाल छे, किया कहीं सब निका तो छो, और यहाँ पर कोड़े जा रहे छे। इस तरह से अपने यहाँ पर नॉर्मल बोलचाल रहती है। पर अगर मैं ये भाषा वीडियोज में अगर यूज़ करता हूँ तो वहाँ पर फिर अलग अलग जगह के जो राजस्थान से स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनको देखने में दिक्कत आती है। नॉर्मली सभी स्टूडेंट अपने यहाँ पर हिंदी में कंफर्टेबल रहते हैं कि हिंदी में हर जगह के लोग देख पाते हैं। पर अगर मैं राजस्थानी में बोलता हूँ तो कुछ ही क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहाँ पर लोग देख पाएंगे। अगर हिंदी में रहता है तो अदर जो स्टेट है जहाँ पर डीएलएड हो रही है वहाँ के स्टूडेंट्स भी डीएलएड के टाइम पर इन वीडियोज़ को देख करके अपनी एग्जाम तैयारी कर पाते हैं, क्योंकि सिलेबस काफ़ी सेम सा ही है। तो फिर वो भी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। ये यहाँ पर रहता है कि अक्सर हम यह पाते हैं कि शिक्षक जो हैं वो अपनी खुद की भाषा को ही इतना प्यार प्रेम नहीं करते हैं, उसको हीन भावना से देखते हैं। तो फिर दिक्कतें आती है क्लास में, वो अच्छी प्रकार से उनको मातृभाषा में नहीं सिखा पाएंगे। ऐसे में एक बहुभाषी कक्षा में किस प्रकार से उन बच्चों की भाषा को स्थान और सम्मान दे पाएंगे जो बच्चे हल्बी, गोंडी, कुड़ुक या कमारी आदि भाषा बोलते हैं। तो फिर वो शिक्षक को ही नहीं आएगी तो कैसे बताएगा शिक्षक। और मेन प्रॉब्लम तो तब हो जाएगी जब उसको खुद की मातृभाषा ही पसंद नहीं है या खुद की मातृभाषा को ही हीन भावना से देखता है, तो फिर बच्चों को तो सिखा ही नहीं पाएगा। तो ये भी काफ़ी सारी चीज़ें इफेक्ट करती है। और आज ज़रूरत है कि बच्चों की भाषा को कक्षा में सम्मान मिले। सभी बच्चों को बिना किसी हिचक के अपनी बात को अपनी भाषा में कहने का समान अवसर, सहज वातावरण और प्रदान करने के लिए निर्मित करना चाहिए। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि बहुभाषी कक्षा में शिक्षक की क्या क्या जिम्मेदारियाँ रहती है। तो ये सारा हमने यहाँ पर बात कर ली है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है 13वां प्रश्न। देखिए, भाषा और जेंडर के बीच में क्या संबंध है, ये भी महत्वपूर्ण रहता है। भाषा और अस्मिता आ गई है और ये भाषा ये जेंडर आ गया है। इसके बीच में संबंध, व्याकरण में जेंडर की उपस्थिति होती है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करिए। आगे देखिए, भाषा एक औजार है जिसका उपयोग सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। किसी भी औजार का उपयोग करने वाले की समझ और विचारधाराओं पर निर्भर करता है कि किस जगह पर कैसे क्या उपयोग में लेना है। क्योंकि भाषा भी एक औजार है, इसलिए इसका उपयोग भी उपयोग करने वालों की समझ और विचारधाराओं पर निर्भर करता है। यह तथ्य समाज की स्त्रियों तथा पुरुषों के बारे में सोचने पर भी लागू होता है। तो वो कैसे प्रकार से क्या सोचते हैं, तो वो सारी चीज़ें। भाषा और जेंडर में संबंध देखिए, भाषा और जेंडर के बीच में संबंधों को समझने के लिए व्याकरण तथा भाषा के समाजशास्त्रीय दोनों पक्षों को खंगालने की आवश्यकता है। हमारे समाज में ऐसे प्रसंगों की भरमार रही है जो पितृसत्ता के ढांचे को ठोस रूप प्रदान करते हैं। पितृसत्ता एक ऐसी सामाजिक संरचना है जिसमें सामाजिक संगठन, राजनीतिक नेतृत्व, नैतिक मूल्यों का निर्धारण पुरुष के नियंत्रण में होता है। ऐसी सामाजिक संरचना में स्त्री व पुरुष के प्रभुत्व तथा वर्चस्व के विचार को स्थापित करने के लिए भाषा को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्रभुत्व ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति या समूह दूसरे व्यक्ति या समूह पर बल प्रयोग या हिंसा के प्रत्यक्ष साधनों द्वारा नियंत्रण करता है। वर्चस्व की स्थापना प्रभुत्व की तरह हिंसा के प्रत्यक्ष साधनों द्वारा नहीं की जाती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया या स्थिति है जिसमें मूल्यों, विश्वासों आदि को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि किसी समूह या व्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ होने पर भी व्यक्ति या समूह उनको अपने हित में समझते हैं। इस प्रक्रिया में हित तो नियंत्रण करने वालों का सदता है, लेकिन वह समझता है कि इन मूल्यों को नियंत्रित व्यक्ति का हित सद रहा है, मतलब कि इनडायरेक्टली किसी दूसरे का फायदा हो रहा है। इस प्रक्रिया में क्या रहता है कि हित तो नियंत्रण करने वाले का रहता है,
लेकिन वह यह समझता है कि मेरा ही हित हो रहा है तो उसका ही हित बताया जा रहा है। तो इस तरह से ये सिस्टम सारा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जेंडर, उसमें समाज में जेंडर का क्या प्रभाव है, तो जेंडर के बारे में देखिए। समाज में पुरुष और स्त्रियों के बारे में आपको पता है, जेंडर में किस तरह से भेदभाव वगैरह सारा चीज़ें रहती है, हमने डिटेल में पहले ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। समाज में जो स्त्री पुरुष में भेदभाव हो रहे हैं, शिक्षा में जो भेदभाव हो रहे हैं, बालिका शिक्षा को लेकर के हमने बात कर रखी है, बाकी सारी चीज़ें भी, तो आपको दिक्कत समस्या नहीं आनी चाहिए। फिर भी यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा मोटा मोटी जानकारी ले लीजिए कि क्या आपको करना है समाज में जेंडर प्रभाव को लेकर के। यहाँ पर देखिए, मानव समाज में पुरुष और स्त्रियां समान रूप से रहती आ रही हैं, इन्हीं से परिवार पोषित होता है तथा वंश परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। समाज ही व्यक्ति की परंपराएं सिखा करके उसका समाजीकरण करता है, परंतु समाज को सिखाने की परंपरा जेंडर या लिंग पर आधारित होती है। लड़के को सदैव ताकतवर बताया जाता है तथा उसे वही कार्य सिखाया जाता है जो पुरुषोचित हो। पुरुषोचित कार्य का मतलब है बाहर घूमने का मतलब, या कोई भारी काम, जिम्मेदारी वाला काम, इस तरह से आप उदाहरण ले सकते हैं। परंतु लड़कियों को कभी भी ऐसे काम नहीं सिखाए जाते हैं जो पुरुषोचित हों, भले ही वह स्वेच्छा से पुरुषोचित कार्य करना चाहे तब भी नहीं करवाए जाते हैं। तो ऐसा काम हो गया। परंतु ऐसे भी कुछ कार्यों में स्त्री व पुरुष दोनों की भागीदारी होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी है। स्त्री व पुरुष दोनों मिलकर के कृषि कार्य करते हैं। आजकल जेंडर लिंग की भूमिकाओं में काफ़ी बदलाव आने लगा है और स्त्री पुरुष में समानता आने लगी है। जेंडरीकरण समाज की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप बदलता रहता है। पंचायती राज्यों में स्त्रियों का सशक्तिकरण हो गया है। अब स्त्रियां भी चुनाव लड़ती हैं तथा राजनीति में सशक्त भूमिका निभा रही हैं। राजस्थान में तथा कई राज्यों में महिलाएं मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं राज्यपाल और केंद्रीय सरकार की मंत्री भी हैं। तो इस तरह से जेंडरीकरण जो है वो स्त्री पुरुष में समानता आ रही है और बाकी सारी चीज़ें आप ऐड कर देंगे। व्याकरण में जेंडर का क्या प्रभाव है, यहाँ पर देखिए, यह निश्चित रूप से सत्य कथन है कि व्याकरणीय नियमों को निर्धारित करने वाली तथा उस प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली सोच स्त्री तथा पुरुष के बीच में भेदभाव को बनाने वाली होती है। व्याकरण में देखा जाता है कि लिंग की भूमिका स्पष्ट रहती है। हिंदी और संस्कृत में तो है ही, साथ में अंग्रेजी में भी देखने को मिलती है। कुछ खास प्रत्यय कई भाषाओं में होते हैं जो पुल्लिंग शब्दों में लग करके स्त्रीलिंग शब्द व्युत्पन्न करते हैं। जैसे लड़का प्लस ई तो लड़की हो गया है, गॉड प्लस ई डबल एस तो गॉडेस, हीरो प्लस आइन तो हीरोइन। तो इस तरह से ये सारा परिवर्तन देखने को मिलता है। पुल्लिंग शब्द में कुछ चेंजेस करने के बाद में, थोड़े चेंजेस करने के बाद में ही वो स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। तो ये सारा यहाँ कहना चाहा है यहाँ पर। और उसके बाद में इतने विश्लेषण से स्पष्ट है कि यदि व्युत्पत्ति को व्याकरण का अनिवार्य अंग माना जाए, तब वह अंग्रेजी भाषा में भी लिंग की सत्ता है, क्योंकि उसमें लिंग की भूमिका व्युत्पत्ति में है। परंतु यदि केवल भाषा प्रयोग को व्याकरण का विवेच्य माने तो अंग्रेजी भाषा में लिंग की सत्ता नहीं है, वहाँ पर भाषा प्रयोग में लिंग की कोई भूमिका नहीं होती है। हिंदी भाषा तो दोनों दृष्टियों से लिंग की सत्ता को स्वीकार किए बैठी है। तो इस तरह से ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में अंतिम प्रश्न अपना आता है 14वां प्रश्न। लिपि की उत्पत्ति तथा उसके ऐतिहासिक विकास का वर्णन करते हुए आपको बात करनी है। लिपि को लेकर के इस तरह से बड़ा प्रश्न भी आ सकता है और छोटे प्रश्न भी यहाँ से बन सकते हैं। तो अच्छा यूनिट है ये भी, हमने नोट्स वीडियोज में ठीक तरीके से पढ़ाने की कोशिश करी है, अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन भी किया है वहाँ पर। तो आप अच्छी प्रकार से मैराथन क्लास में समझ गए होंगे इसको लेकर के। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन अगर ये आता है आपके तो उसमें किस तरह से आपको आंसर डालना है। ये देखिए, लिपि का जो उद्भव है और उसका विकास, सबसे पहले लिपि के उद्भव और उसके विकास का आपको हेडलाइन लगानी है और कोशिश करना है इसके अंडरलाइन लगा करके आप करेंगे और इसके नीचे वाली लाइन से काम शुरू करेंगे। इस तरह से तो काम आपका अच्छा लगेगा। तो इस तरह से इस कॉपी को सुंदर बनाते हुए काम करना है। आगे देखिए, लिपि की उत्पत्ति भी भाषा की उत्पत्ति के समान ही विवादास्पद है। जिस प्रकार से भाषा की उत्पत्ति विषय में देवीय सिद्धांत मतलब देवों से उत्पन्न हुई मानते हैं, वैसे ही समस्त संसार में लिपि को भी देवीय सिद्धांत ही मान्य है। तो देवताओं के द्वारा उत्पन्न ही लिपि को भी माना गया है, जिसमें देखिए भारतीय लोगों ने अपनी प्राचीन लिपि को ब्रह्म देवता से उत्पन्न मान करके उसका नाम ब्राह्मी लिपि रख दिया है। प्राचीन मिस्र के लोग जो हैं उन्होंने थोथ देवता या फिर आइसिस देवता को अपनी लिपि का कर्ता माना है। यूनानी लोगों की मान्यता रही है पौराणिक पुरुष हर्मेश या पेलमिड्स या प्रोमेथ्यूस या और ऑफ्थ्यूस या लिनोज आदि ने अपनी लिपि का, इसका जो इनकी लिपि है इसका निर्माण किया है, ऐसा ये मानते हैं यूनानी लोग। और बेबोलियन जो है, बेबोलिनिया के लोग जो हैं ये नेबो देवता को बेबोलियन लिपि का कर्ता मानते हैं। प्राचीन यहूदी लोग जो है वो मोजेस देवता को प्राचीन जीव लिपि का कर्ता मानते हैं। तो उस तरह से देवीय सिद्धांत हैं, देवताओं से उत्पन्न हुई लोग मानते हैं इन लिपि भाषाओं को। तो ये बात हो गई है। समीक्षा की बात करते हैं कि इसका अर्थ क्या निकला है या एक्चुअल में रियलिटी क्या है। तो वस्तुतः ये विश्वास इस निष्ठा पर आधारित है कि प्रत्येक लिपि का कर्ता ईश्वर या देवता है, अतः भाषा का निर्माण भी देवताओं ने ही किया होगा।
वास्तविक स्थिति यह है कि लिपि को भी मनुष्य ने अपनी आवश्यकता अनुसार बनाया है। इसके निर्माण में भी किसी एक व्यक्ति का हाथ न हो करके अनेक व्यक्तियों या फिर एक पूरे समाज का हाथ रहा है। आज भी अशिक्षित व्यक्ति किसी बात को स्मरण रखने के लिए, याद रखने के लिए अंगूछे में गांठ बांध लेते हैं और फिर उनको वो गांठ देखते ही बात याद आने की पॉसिबिलिटी, चांसेस ज़्यादा रह जाते हैं, तो अंगूछे में गांठ बांध लेते हैं पुराने ज़माने के जो अशिक्षित लोग हैं वो। और दूध के हिसाब के लिए अंगुलियों के खड़े जो आधार हैं, जैसे अपनी अंगुली है तो यहाँ पर 3 जो निशान बने हुए हैं, तो इनको यहाँ पर गिनने के लिए काम में लेते हैं, तो उस तरह से आधार, किलो आदि की रेखाएं बना लेते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के अनुसार रेखा चित्र आदि बना करके लिपि का निर्माण किया है। और उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि चीन की तो जो सारी लिपि है, समस्त भाषा ही चित्र लिपि में लिखी जाती है। प्रत्येक लिपि में रेखाओं या चित्रों की प्रमुखता रहती है। तो ये सारी बात यहाँ पर हो गई है। तो ये आपको लिपि के अंतर्गत ध्यान रखना है। बेसिक बात है, सारी चीज़ें नॉर्मल है, कोई ऐसा हार्ड टॉपिक ऐसा कुछ नहीं आया है इस सिलेबस में जो कि आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो नॉर्मल आप एक बार में ही सारा कुछ कवर कर लेंगे। लिपि के विकास को लेकर के भी आपको टॉपिक ध्यान में रखना है कि लिपि का विकास कैसे हुआ। तो यह माना जाता है कि आदिकाल में लिपि का आरंभ धार्मिक देवता या प्रतीक चिन्ह, जादू टोने के लिए रेखाओं का अंकन, अपनी आसपास की वस्तुओं का चित्रण, एकांत गुफाओं में सौंदर्य के लिए जीव जंतु या वृक्ष आदि का चित्रण, स्मरण रखने के लिए रेखाएं आदि बनाना आदि विविध कार्यों से लिपि का उद्भव व उनसे विविध ध्वनि प्रतीकों का विकास हुआ। यही विकास आगे चल करके लिपि के रूप में सामने आया। वर्तमान काल में जो पुरातात्विक सामग्री मिली है उससे विद्वानों का अनुमान रहा है कि ईसा पूर्व 10,000 वर्ष से ईसा पूर्व 4,200 वर्ष के मध्य 6,000 वर्षों में लिपि का विकास हुआ होगा। तो ये कुछ डेट्स भी आपको एक्सपेक्टेड ध्यान में रखनी है। ये 6,000 वर्ष लिपि के प्रारंभिक विकास के वर्ष रहे हैं। संसार में जो प्राचीन लिपियाँ प्राप्त हुई है उन्हें विकास क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित क्रम में बांटा जा सकता है, रखा जा सकता है। जिसमें सबसे पहले क्या रहा कि वस्तुओं के या फिर जो भी चीज़ें देखी गई आसपास पर्यावरण में, तो उनका चित्र बना करके चित्रलिपि का विकास हुआ, सूत्र बना करके सूत्रलिपि का विकास हुआ, प्रतीक बनाए गए और भाव मूलक लिपि आई, फिर भाव ध्वनि मूलक लिपि आई और ध्वनि मूलक लिपि आई, और फिर यहाँ पर इस तरह से अलग अलग लिपियाँ आ गई है। तो 6 प्रकार आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और इसके बाद में भाषा की सभी भाषाओं के लिए एक ही लिपि की उपयोगिता को लेकर के भी टॉपिक आपको ध्यान में रखना है कि भारत में अगर सभी भाषाओं की एक ही लिपि रहती है तो इससे क्या सही रहेगा, इसकी क्या उपयोगिता रहेगी। तो ऐसा प्रश्न भी आपको अलग से पूछा जा सकता है, या फिर अगर ऐसा बड़ा प्रश्न निबंधात्मक आता है तो उसमें भी आप मेंशन कर सकते हैं इन बातों को। तो यहाँ पर देखिए, इसमें भारत एक बहुभाषी देश है। यह एकता के सूत्र में संविधान के माध्यम से बंधा हुआ है। इस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा नहीं है, राज्य भाषा है। थोड़ा सा करेक्शन आप यहाँ पर करिएगा। और नॉर्मल आप ये बात जानते हैं तो थोड़ी सी मिसप्रिंट यहाँ पर हुई है। राज्य भाषा अपनी क्या है, हिंदी है, जो सामान्यतः केंद्र व राज्य संबंधों के व्यवहार के लिए आवश्यक माध्यम है। हमारे देश की अधिकांश प्रादेशिक भाषाओं की अपनी अपनी लिपियाँ हैं। कुछ तो देवनागरी से विकसित हुई हैं, देवनागरी से निकली है, और कुछ का स्वतंत्र रूप रहे हैं। जिस प्रकार से हमने आज़ादी के बाद में हिंदी को राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा माना, उससे संपर्क बनाने का माध्यम भी स्वीकार किया, उसी प्रकार से समस्त देश की भाषाओं के लिए एक ही लिपि, मुख्यतः देवनागरी लिपि स्वीकार अगर कर ली जाए तो उससे न केवल एक सूत्रता में वृद्धि होएगी बल्कि दूसरी भाषाओं को सीखने की सुविधा भी हो पाएगी। उदाहरण के लिए, यदि तमिल भाषा की लिपि देवनागरी हो तो भारत के लोग तमिल सीखने में आसानी अनुभव करेंगे। अगर मान लो राजस्थानी भाषा के कुछ लोग हैं, कुछ लोग पंजाबी भाषा के हैं, कुछ लोग तमिल भाषा के हैं, सबकी लिपि एक है, तो फिर इनको आपस में अपनी भाषाएं सीखने में कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। ईजिली वो अपनी अपनी भाषाएं सीख लेंगे, एक दूसरे की भाषाओं के साथ में रिलेट कर पाएंगे, सीख सकेंगे। इसके बाद में देखिए, असल में दूसरी भाषा सीखने में सबसे बड़ी बाधा लिपि भेद ही आता है। जिस तरह से पंजाब की अलग लिपि रहती है, तमिल की अलग रहती है, राजस्थानी की नॉर्मल अलग रहती है, हिंदी की जैसी रहती है, तो यहाँ पर अलग अलग डिफरेंस अपने को देखने को मिलता है। तो असल में दूसरी भाषा सीखने में सबसे बड़ी बाधा लिपि ही आती है। अतः यदि लिपि भेद को हटा दिया जाए तो व्यापक भावात्मक एकता उत्पन्न होगी। आज जो उत्तर दक्षिण व अंग्रेजी हिंदी विवाद है वह सुलझ जाएगा। इससे सभी भाषाएं समृद्ध होगी व आदान प्रदान का स्वरूप भी बढ़ेगा। प्रत्येक भाषा की अपनी कमियां दूर करने का एक माध्यम मिलेगा। जैसे हिंदी ने अंग्रेजी को अत्यंत सशक्त कर दिया है, इस प्रकार से कहा जा सकता है कि सभी भाषाओं के लिए एक लिपि का प्रयोग बहुत उपयोगी है। तो ये सारी बातें यहाँ पर आपको इस प्रश्न के लिए ध्यान रखनी है। इन सभी प्रश्नों को आपने ठीक तरीके से समझ लिया है। कोई दिक्कत समस्या रहती है तो कमेंट करिएगा। ये जो मॉडल पेपर्स आपके लिए लाए जा रहे हैं, इनका एक मेन उद्देश्य ये है कि आपको परीक्षा पैटर्न के बारे में पता चले, प्रश्नों का कठिनाई लेवल पता चले, और किस तरह से आपको किस टाइप के प्रश्न का कितना उत्तर देना है, तो वो सारी चीज़ें पता लगे। तो वो अपना एक मेन उद्देश्य है।
इन पेपर्स का ये बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि हूबहू छपेंगे या सिर्फ आप इन्हीं को याद करके चले जाएं, ऐसा कुछ भी उद्देश्य नहीं है। आपको अगर इनमें से प्रश्न मिलते हैं तो ये आपके लिए बोनस रहेगा, पर सिर्फ आपको इनके ऊपर भरोसे नहीं रहना है। पहली बात, अपनी मैराथन क्लास देखनी है जिसमें से ही सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो उस क्लास को देखने के बाद में आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है एक बार में ही याद हो जाएंगी। अगर समय रहता है तो 2 बार आप देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं 1.5x पे या फिर 2x पे करके भी आप देख सकते हैं अगर कंफर्टेबल रहते हैं तो उसी से आपका सारा काम हो जाने वाला है। इन मॉडल पेपर्स का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपका जो परीक्षा पैटर्न है वो आपको पता लगे, प्रश्नों का कठिनाई लेवल पता लगे और किस टाइप के प्रश्न का कितना आप उत्तर लिख सकते हैं, लिखना है, तो वो सारा चीज़ें आपको पता लगे। तो उनके लिए यहाँ पर बनाया गया। अगर इनमें से प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बात रहने वाली है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे। कोई डाउट समस्या रहती हो तो कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। ये आप एक लेटेस्ट स्क्रीनशॉट देखिए अपने चैनल का, जिसमें आप देख रहे हैं कि सब्सक्राइब करे हुए स्टूडेंट सिर्फ 33% है, बाकी 66% स्टूडेंट अभी भी बिना सब्सक्राइब करे हुए अपने वीडियोस देख रहे हैं। आपको अगर कहीं किसी वीडियो पर 10,000 व्यूज़ दिख रहे हैं तो वहाँ पर सीधा मतलब ये है कि 6,000 से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी तक चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर थोड़ी भी मदद आपकी परीक्षा तैयारियों में हमारे चैनल से हो रही है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अभी आपकी फर्स्ट ईयर की तैयारियाँ सारी चल रही है, फिर उसके बाद में जस्ट सेकंड ईयर की तैयारियाँ शुरू कर देंगे। आपकी इंटर्नशिप डायरियों के लिए अलग अलग चैनल पर वीडियोज आ चुके हैं और आगे आने वाले दिनों में भी अलग अलग वीडियोज देखने को मिलेंगे। अपना जो चैनल है वो BST से B.Ed का ही चैनल है। आपके टीचिंग कोर्स के रिगार्डिंग आपकी शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट्स आप तक आती रहेंगी, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर थोड़ा भी बेनिफिट आपको वीडियो से हो रहा है। बाकी कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।